चलो आज हम करने वाले टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन। ठीक है, हमें पता है कि जैसे जो भी केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये कोलिजन्स कोलिजन्स तो सारे रिएक्टेंट्स करते हैं लेकिन सारे के सारे प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते हैं। प्रोडक्ट सिर्फ वही रिएक्टेंट्स बना पाते हैं जिनकी इफेक्टिव कोलिजन होती है। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में से बहुत कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत लो है। ठीक है, सपोज इन 100 में से आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी लो है। ठीक है, एवरेज 80 मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, और बाकी बचे 15 उनके पास वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन का उसका रिएक्शन का जो एनर्जी पोजेस करे उसके मॉलिक्यूल्स उसका ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करें ये काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसमें नोटिस करें कि थोड़े से मॉलिक्यूल्स की वेरी लो स्पीड है, वेरी लो एनर्जी है, थोड़े से मॉलिक्यूल्स की वेरी हाई है, और मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम जनरली करते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोलिजन्स बढ़ते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ग्राफिकली इसी को अगर हम सोचे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है, ये कहता जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, सपोज आप टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा रहे हो, तो जो बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं और जो एवरेज एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर कम हो जाता है और वो मॉलिक्यूल्स शिफ्ट होके वेरी हाई एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये ग्राफ इधर से थोड़ा छोटा होके इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो एनर्जी वो कम हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एवरेज एनर्जी वो कम हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई एनर्जी उसका जो नंबर है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। क्योंकि बहुत हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर डबल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। ठीक है, किस पे? हर 10 डिग्री पे। तो इसको हम जनरलाइज कर देते हैं कि फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। टेम्परेचर में अगर आप 10 डिग्री बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। ये इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैथमेटिकली इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन है। आर्हीनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट और जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको रिलेट करती है, टेम्परेचर को रिलेट करती है, और अल्टीमेटली ये बताती है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। आर्हीनियस इक्वेशन है K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, तो ए है यहाँ पर आर्हीनियस फैक्टर, ये ई एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जिसमें ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है एक्टिवेट होने के लिए। मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी होती है लेकिन वो गुड इनफ नहीं है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको एक्टिवेट होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है वो
थ्रेश होल्ड एनर्जी है, और उसमें कुछ उसके पास होगी, कुछ उसको एक्स्ट्रा चाहिए होगी। मतलब जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स का एक एनर्जी बैरियर होता है प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए। तो ये इतनी एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा, तो इतनी एनर्जी ऑलरेडी उसके पास है, ठीक है, दिस मच ऑलरेडी इट possess। लेकिन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए टोटल इतनी चाहिए। ये जो टोटल मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, ये थ्रेश होल्ड एनर्जी होती है। इसमें से जितनी उसके पास है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जितनी है, उसके बावजूद जितनी उसको और चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट्स को चाहिए होती है ताकि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। टोटल जितनी चाहिए होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी है वो तो नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं, और जितनी एक्स्ट्रा चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, क्योंकि इतने से काम नहीं चलेगा, अगर उसको एक्टिवेट होना है प्रोडक्ट बनाने के लिए तो उसको इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जितनी है उससे और थोड़ी ज्यादा चाहिए, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। EA इसका सिंबल है, और आर गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, T है टेम्परेचर, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर आप लेते हो, अगर गिवन नहीं है तो 25 डिग्री सेल्सियस हम रूम टेम्परेचर लेते हैं, 298 केल्विन ये हो गया। ठीक है, so K is equal to A, raised to power EA अपॉन RT। बेस मिलाने के लिए हम इसमें log यूज करते हैं, और नॉर्मल log के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली इक्वेशन बन जाती है log K is equal to log A माइनस EA अपॉन RT। लेकिन जब हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है तो हम दो अलग अलग टेम्परेचर T1 एंड T2 ये टेम्परेचर्स को कंसिडर करते हैं। टेम्परेचर T1 पे log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। ये टेम्परेचर जब T1 है उस वक्त के लिए इक्वेशन हो गई। जब टेम्परेचर आपने T2 किया तो सेकेंड इक्वेशन में बस के ये T2 और K2 का ही चेंज है, बाकी तो सारे सेम रहेगा। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो ये K2 माइनस K1, लेट्स से 2 माइनस 1, K2 माइनस K1 ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303 R। ये हमने कॉमन ले लिया और यहाँ टेम्परेचर का LCM लेके अल्टीमेटली ये इक्वेशन हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए आ जाती है। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब इसमें सीधी सी बात है, अगर इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में 10 डिग्रीज का फर्क होगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। द क्वेश्चन इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, the rate of chemical reaction doubles for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin, from 298 Kelvin. Calculate EA. ठीक है,
लिखो, फॉर्मूला पुट करो, ट्राई करो कितना आता है आंसर। पुट करो वैल्यूज और सॉल्व करो बेटा। अप्रोक्सीमेट आंसर मुझे बता देना। आया बेटा किसी का?
किसी ने किया है कंप्लीट? रेज योर हैंड जिसने कंप्लीट कर ली कैलकुलेशंस। Anybody? Anyone? No one? अगर क्वेश्चन में चीजें पुट करना डायरेक्ट है तो कैलकुलेशंस लंबी होंगी, तो उसको आपने पेशेंस से करना है। कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगी उसमें, बाकी तो और कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं है। सीधा T1 आपको गिवन है, 10 केल्विन से इंक्रीज करना है, T2 भी सीधा पुट करना है। K1 K2 का बताया कि वो डबल हो गया है, ट्वाइस है, तो K2 को 2 से रिप्लेस कर दे कि 2 टाइम्स हो गया K2। R की वैल्यू कांस्टेंट है। चलो इसका आ रहा है 52898 जूल पर मोल में। इसको आप किलो जूल पर मोल में लिख सकते हो, 52.9 किलो जूल पर मोल, 52.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलो पहले हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता तो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि सेकंड ऑर्डर होगा, दो चीजों की डिपेंडेंस इसमें लगती है। ठीक है, अ रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम्स रिएक्शन ऑफ first order. Not truly first order becomes first order under certain conditions. Under certain conditions. ठीक है, जैसे आपको दो एग्जाम्पल्स दिए हैं एनसीईआरटी में। एक है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस। जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हो, आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, इसमें ये कहता है कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है, वाटर की अमाउंट इतना एक्सेस में है कि रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। इसके कंपैरिजन में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ विच rate of reaction does not depend on water. Similarly, second example, ये example याद करना है आपने, एस्टर की हाइड्रोलिसिस। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको एसिड प्लस अल्कोहल मिलता है। तो इनकी हाइड्रोलिसिस में भी वाटर इतना एक्सेस में है कि रेट ऑफ रिएक्शन वाटर पे डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करता है। तो हमें तो देखने में लगेगा कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, बट एक्चुअली ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, या सुक्रोज पे कह लो या एस्टर पे कह लो। ठीक है, दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। आई होप आपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेशन एनर्जी और कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये सब किया होगा। फिर एक इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है, उस पे भी एक ग्राफ दिया हुआ है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में ये कहता है कि जैसे सपोज आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में ग्राफ है। ठीक है,
जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, मैंने जैसे बताया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करके जाना पड़ता है। अगर उन रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी है, वो पोजेस करते हैं कि इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, तभी वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो कैटलिस्ट का हम पढ़ते हैं कि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट ऐसा कैसे कर लेता है कि वो रिएक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ा देता है? तो इसके लिए कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट्स को एक ऑल्टरनेटिव पाथ देता है जिसमें वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी से प्रोडक्ट्स बना सकता है। ठीक है। अब अगर आप पहले देख रहे थे कि जब कैटलिस्ट नहीं था तो विदाउट कैटलिस्ट ये थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। इस बैरियर को क्रॉस करने पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन पा रहे थे। मान लो ये टोटल एनर्जी 100 किलो जूल है, तो 100 किलो जूल सब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं पोजेस कर पाते हैं। तो कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेटिव पाथ देता है जिसमें कम एनर्जी में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है। तो मान लो ये 80 किलो जूल एनर्जी है, तो इतना तो काफी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने बताया था एवरेज एनर्जी काफी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होती है, बहुत हाई तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स के पास होती है। तो जब आपका एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कम होगा तो more number of reactants will be able to cross the barrier and make products। ठीक है। जिस वजह से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने लगेंगे और रिएक्शन जो है वो आपका फास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या है, कि कैटलिस्ट की एडिशन क्या करती है, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। डेल्टा जी पे, गिब्स फ्री एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट कम कर देता है, जिसकी वजह से मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। लेकिन कैटलिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, लेकिन किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता। मतलब ऐसा है कि अगर कोई रिएक्शन हो नहीं रहा हो, कैटलिस्ट डाल के हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो रिएक्शन होता है, हो रहा होता है, लेकिन बहुत स्लो स्पीड से हो रहा होता है, उसको वो फास्ट कर सकता है। मतलब जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है, जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उसको वो फास्टर बना सकता है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है, उस पर कोई फर्क वो नहीं देता। ठीक है। और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को भी नहीं चेंज करता है, और वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड के रिएक्शंस को इक्वली इफेक्ट करता है। डेल्टा जी की वैल्यू कैटलिस्ट से चेंज नहीं होती है, और कैटलिस्ट जब भी चाहिए होगा बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में आपको चाहिए होता है। और जो लास्ट इसका टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में भी कहता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें आपको, जैसे पहले आपने रेट पढ़ा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसकी इक्वेशन जो है, यहाँ पर ये दो फैक्टर्स P एंड Z, जहां पर P है प्रोबेबिलिटी फैक्टर और Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। तो ये कहता कि जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर 100 रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। जो प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट्स बनने की, मान लो 80 ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी है कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर से पता चलता है। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की एक जगह पर कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड हो सकते हैं। ठीक है। and this EA upon RT, this gives you fraction of molecules जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, क्योंकि वही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज होंगे जो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, वो पोजेस करते हों। ठीक है। असाइनमेंट है आप सबके पास, प्लीज टेक आउट योर असाइनमेंट। लायो।
ओके, असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने किया, जिसमें हमने देखा कि जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें उसकी डिपेंडेंस किस पे थी। पहला है डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सेकंड इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप बताओगे क्या आंसर है इसका? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बोलो ऑप्शन ही बता दो। बी सी तो मुझे सारे सुर सेम लग रहे हैं। ऑप्शन पढ़ के बता दो मैंने कहा। बी बॉम्बे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर अ, इसके लिए सेम होते हैं। आप एबीसी छोड़ के आंसर बोल दो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। थर्ड है इन अ गिवन ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर। स्लोप इज minus k and intercept is r naught. Okay. Fourth question. The order of reaction H2 plus Cl2 gives 2HCl is 0. The half-life period for a zero order reaction is equal to r naught upon 2k. ठीक है। Assertion reason है, assertion says hydrolysis of ester follows first order kinetics. Is that true? That is true. फर्स्ट ऑर्डर ही है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। जो फॉर्मूला लगेगा इसके सॉल्व करने के लिए वो फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। एंड रीजन इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट ऑल्टर्ड मच ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि वो एक्सेस में है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। तो ए इसका बन जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Seventh question, hydrolysis of sucrose takes place by the chemical reaction. ये hydrolysis of sucrose का दिया है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको मिलेगा, दोनों आइसोमर होते हैं इसलिए सेम फॉर्मूला है। Based on the reaction above, write rate law equation. क्या बनेगी rate law equation? Rate is equal to K into concentration of 11. ठीक है। सेकंड, मॉलिक्यूलरिटी बताना है और ऑर्डर बताना है। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर 1, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल सच रिएक्शंस? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गुड, चलो नेक्स्ट। इसमें से न्यूमेरिकल्स तो हमने कुछ किए भी थे। हम इस पे कर लेते, जो आज हमने टॉपिक किए हम इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से।
हाँ जी करो बेटे। फॉर्मूला आता है सबको? यस और नो? हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब लॉग ए कैलकुलेट करना है। k की वैल्यू है 2.418 10 raised to power -5 179.9 किलो जूल्स में, किलो जूल पर मोल। ये भी किलो जूल में करना पड़ेगा, या तो आप इसको जूल्स में करो या आर को किलो जूल्स में कर लो, कोई भी एक चीज आप कर सकते हो क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए।
लॉग लगाना आता है, ये बन जाएगा -5 log 10, log 10 होता है 1, यहाँ आ जाएगा -5 और log 2.4 को आप अप्रोक्सीमेटली 0.38 लिख सकते हो। बाकी तो सॉल्व करना है, मेन तो ये मेरा तो ये आ रहा है, आपका कितना आ रहा है? किसी का आ रहा है सेम या डिफरेंट आ रहा है? बोलो। अगर इसके साथ चले तो ये आएगा 79.50। फिर इस हिसाब से तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। अगर एक ही वैल्यू निकालेंगे तो इसको 10 की पावर बनाना पड़ेगा, पर ये माइनस में है ना, नहीं ठीक है फिर।
ये माइनस में है तो पहले ये आएगा 80 बार और ये 50, तब भी काफी ज्यादा वैल्यू आ रही है। आई एम नॉट श्योर, इसमें कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई होगी मे बी। और ये 80 बार हो गया, और 0.50 किस नंबर के वैल्यू है? 0.64 की है ना, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.3 समथिंग। किसी का डिफरेंट आ रहा है तो बताओ मुझे। लॉग ए की वैल्यू I think I should not calculate it collectively. इसको हम अलग अलग से कर लेते हैं। यहाँ से ये आ जाएगा log a is equal to, ये पोर्शन अलग रख लेते हैं और ये पोर्शन अलग रख लेते हैं, 179.9, और ये मैंने किया था 10,000 के अराउंड। This is 2.303 into 8.314 into 546. This is 10,454, और 10 raised to power -3 को मैं ऊपर ले जाती हूँ, 10 raised to power 3 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इसको अगर 180 भी लें तो 180 डिवाइडेड बाय 10,454, this gives you 0.0172, जिसको 3 डिजिट से अगर मूव करेंगे तो ये log a आएगा 17.2। आई थिंक दिस इज मच बेटर। यहाँ पर इस पोर्शन को, लॉग वाले पोर्शन को अलग रखो, और इसको फिर इसको पहले यहाँ लिखते हैं 17.21, ये आ जाएगा -4 कितना 62 इंटू पॉइंट, नॉट पॉइंट, हमने 3 डिजिट से उधर करके 17.21। ठीक है, इसको करेंगे 17.21 into 4.62, this gives you, फिर से वही आ रहा है this gives you -79.51, उतना ही आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है बच्चा, सेम था जैसे पीछे था, वही वाला आंसर आ रहा है। मैंने बस एक बार क्रॉस चेक किया था कि कुछ गलत सा लग रहा था, पर यही आ रहा है। इसको करके भी इसमें एंटी लॉग लगाना है, लॉग ए पूछा है तो यहीं तक करना है, अदरवाइज एंटी लॉग लगाना है। ठीक है, चलो इस चैप्टर में तो यही है। आप अभी क्लास में कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बताओ बेटे, कौन सा चैप्टर चल रहा है क्लास में?
डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम डी एंड एफ ब्लॉक करना है आपने। ठीक है बच्चा, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।